एन आउटलाइन ऑफ दी महात्मा के पार्ट 4 में मैं सचिन कुमार मंदिलवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व हम लोगों ने एन आउटलाइन ऑफ दी महात्मा सीरीज के अंतर्गत ये चर्चा की थी कि महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का आगाज किया, लेकिन 5 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलन के हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लेने के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार को दमन का मौका मिला और उन्होंने महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी का गया अधिवेशन सन 1922 में आयोजित किया गया, जिस समय अध्यक्ष सीआर दास और महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों नेताओं ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार बंद करेंगे और इन परिषदों का सदस्य बनकर पाखंडी संसद का पर्दाफाश करेंगे। यह असहयोग का परित्याग नहीं होगा, बल्कि उसे प्रभावी बनाने की रणनीति होगी। लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे नेता थे, उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया। अंततः मतदान कराया गया और इस मतदान में इस प्रस्ताव के पक्ष में 890 और विरोध में 1748 मत पड़े, यानी यह प्रस्ताव नामंजूर हो गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इससे आहत हुए और उन्होंने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया। सीआर दास इसके प्रेसिडेंट बने और महामंत्री पंडित मोतीलाल नेहरू बने। बाद में इस पार्टी को स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना गया। दूसरी ओर 5 फरवरी सन 1924 को स्वास्थ्यगत कारणों से महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। महात्मा गांधी ने 31 अक्टूबर सन 1924 के अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में लिखा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया था। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ये लिखते हैं कि रौलट एक्ट तो मर चुका है, पर जिन मनोभावनाओं के चलते इसे लाया गया था वे आज भी जिंदा हैं। जब तक अंग्रेजों का हित भारतीयों के हित से टकराते रहेंगे, रौलट एक्ट कोई न कोई रूप धारण करता रहेगा। 6 नवंबर सन 1924 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी और स्वराज्य दल के बीच जो गतिरोध था उसको समाप्त करने की दिशा में कार्य किया और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान महात्मा गांधी ने जारी किया। दिसंबर सन 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस और स्वराज्य दल के बीच के गतिरोध को यहाँ पर मंजूरी मिली। उसका जो सॉल्यूशन निकाला था महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने, और अगले ही वर्ष 1925 से महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का कार्य किया, जिसमें खादी का प्रचार बड़े पैमाने पर पूरे देश में किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया गया और जो छुआछूत की भावना समाज में थी उसे भी मिटाने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने इन लोगों को मंदिर प्रवेश कराने की दिशा में भी कालांतर में कार्य किया था। लेकिन बहरहाल 1925 में महात्मा गांधी केरल गए और वहां पर जाकर जो निम्न वर्गीय लोग थे उनका उन्होंने समर्थन किया
और उस समय जैसा कि परंपरा थी, उन्हें मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो खुद महात्मा गांधी ने केरल में जाकर मंदिर में प्रवेश नहीं किया था। इसके अलावा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी महात्मा गांधी के इस रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग हुआ करता था। पहली बार शहर के लोग गांव गए, गरीब जनता के दुख दर्द को उन्होंने करीब से देखा और अपने स्तर पर उन्हें राहत पहुंचाने का भी कार्य इस अवसर पर किया गया। इसके अलावा जब कांग्रेस के कार्यकर्ता रचनात्मक कामों से जुड़े तो जनता के साथ मिलकर उनमें एक नई उमंग, नई आशा, नए उत्साह का संचार हुआ और कहा जाता है कि देश के नवनिर्माण की एक प्रक्रिया की शुरुआत इस समय से हुई। स्वतंत्रता के संघर्ष में जो सिपाही इस रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए तैयार हुए थे, कालांतर में होने वाले आंदोलन के वे रीढ़ साबित हुए और देश को आजाद कराने में उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण रही। सन 1922 से 1926 का दौर कांग्रेस पार्टी में ही परस्पर संघर्ष का दौर रहा और इस समय जब हम 1927 की बात करते हैं तो पाते हैं कि एक हताशा का माहौल, एक निराशा का माहौल इस समय निर्मित हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1927 में ये स्वयं कहा था कि मैं तो अब केवल प्रार्थना में ही विश्वास रखता हूं। इससे यह स्पष्ट होता है। लेकिन 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो इसके विरोध की बातें होने लगी, क्योंकि साइमन कमीशन एक श्वेत कमीशन था जिसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। उसके विरोध की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसके पहले का जो घटनाक्रम है, बारदोली का सत्याग्रह जिसका जुड़ाव महात्मा गांधी से था, उसकी चर्चा करना यहाँ पर हम समीचीन समझते हैं। बारदोली सूरत का एक ताल्लुका था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा का आगाज बारदोली से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन 5 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा की घटना के कारण सविनय अवज्ञा जो कि बारदोली से शुरू होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। बारदोली के जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, उनको इससे बड़ी निराशा हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहने का निर्देश दिया। जनता के दिल को जीतने का कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि बारदोली के 60% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति के थे, जिनको तत्कालीन समय में काली पराज के नाम से संबोधित किया जाता था। इनके उत्थान के लिए कार्यकर्ताओं ने कार्य किया और उस समय जो बंधुआ मजदूरी थी, जिसको कहा जाता था हाली पद्धति, इससे भी निजात पाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। और कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जो काली पराज जनता थी, उनके दिल को जीतने का कार्य कांग्रेस ने किया। इसलिए कालांतर में ये लोग कांग्रेस के प्रबल समर्थक होकर उभरे थे। बारदोली की समस्या पे जब हम बात करते हैं कि वहां की किसानों की क्या समस्या थी, तो हम पाते हैं कि जनवरी 1926 में वहां पर एक सर्वे हुआ और कहा गया कि जो लगान किसान देते हैं उसमें 30% इंक्रीजमेंट किया जाएगा। लेकिन कालांतर में जुलाई 1926 में जब इसका विरोध होने लगा तो 1 साल बाद सरकार ने निश्चय किया कि इस इंक्रीजमेंट को 30% के स्थान पर उसे घटाकर 21.97% कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं चला और किसान विरोध करने के लिए लामबंद हुए और उन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल को चुना। वल्लभ भाई पटेल इस समय गुजरात में गांधी के बाद दूसरे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर जाने जाते थे। अहमदाबाद में उस समय हुए थे
किसानों का एक दल वल्लभ भाई पटेल से मिलने गया। वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें आश्वासन दिया कि 5 फरवरी सन 1928 जिस दिन से लगान वसूली होनी है वे उस दिन अवश्य बारदौली में उपस्थित रहेंगे। समय से एक दिन पूर्व 4 फरवरी को ही वल्लभ भाई पटेल बारदौली पहुंचे। किसानों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और आंदोलन करने की स्थिति के बाद क्या रिएक्शन सरकार का होगा उस पर उन्होंने गहन विचार विमर्श किया। किसानों को सोचने के लिए उन्होंने 1 सप्ताह का वक्त दिया। वे लौटकर अहमदाबाद आए और अहमदाबाद आने के पश्चात उन्होंने मुंबई के गवर्नर को एक पत्र लिखा और किसानों की वास्तविक दशा से उन्हें अवगत कराया। ठीक 1 सप्ताह बाद 12 फरवरी को वल्लभ भाई पटेल बारदौली आए और किसानों ने अपना अभिमत उनके सामने प्रकट किया कि वे सरदार पटेल के साथ हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उन्हें निर्देशित किया कि कोई भी किसान सरकार को लगान नहीं देगा। कुछ धनाढ्य किसान लगान देने के भी पक्ष में थे, लेकिन एक अभियान चलाकर उनको मनाया गया कि वे किसी भी परिस्थिति में सरकार को लगान न दें। अगर वे लगान देंगे तो सरकार को अवसर मिलेगा और पूरे लोगों की जो एकता है वह प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। तो इस तरह वल्लभ भाई पटेल ने पूरे तालुके को कुछ 13 शिविरों में बांटा और हर शिविर का नेतृत्व एक अनुभवी नेता को उसने दिया। विशेषकर महिलाओं को उन्होंने इतना अधिक जागरूक कर दिया था बारदौली सत्याग्रह में कि कई बैठकें ऐसी थीं जिसमें पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या हुआ करती थी और इन महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह में सरदार की पदवी दी। वल्लभ भाई पटेल अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। सरदार का मतलब होता है प्रमुख, नेतृत्वकर्ता। वास्तव में वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह में किसानों के नेतृत्व करता थे। महात्मा गांधी 2 अगस्त सन 1928 को बारदौली पहुंचे थे इस स्थिति में कि बाई द वे अगर वल्लभ भाई को गिरफ्तार किया जाता है उस दशा में किसानों का नेतृत्व महात्मा गांधी करेंगे। इसके पूर्व भी महात्मा गांधी से गुजरात के नेताओं ने परामर्श किया था इस सत्याग्रह को शुरू करने के पूर्व। अंततः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर को विल्सन को यह निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द बारदौली की समस्या को रफा दफा करें। इस तरह सरकार ने निश्चय किया कि जो इंक्रीजमेंट 30% है उसे घटाकर 6.03% किया जाता है। यह किसानों की, वल्लभ भाई पटेल की और महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी जीत ब्रिटिश सरकार से हुई थी। अब हम लोग बात करें 1928 की दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जब साइमन कमीशन भारत आया। इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया और इसी विरोध प्रदर्शन में 30 अक्टूबर सन 1928 में लाहौर की घटना से हम लोगों को रूबरू होना आवश्यक है, जब शेरे पंजाब के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय पर एक पुलिस सैंडर्स ने बर्बरतापूर्ण लाठियों से प्रहार किया, जिसके पश्चात 1 माह बाद लाला लाजपत राय का निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने यह निश्चय किया कि एक पुलिस अफसर के द्वारा हमारे चहेते नेता की हत्या करना हम लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है, हमें इसका बदला लेना है। और कालांतर में हम देखते हैं कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर सैंडर्स की अंततः हत्या कर दी। इस तरह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला इन क्रांतिकारियों के द्वारा ले लिया गया। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू रिपोर्ट आया, जिसको तैयार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर
जवाहरलाल नेहरू और जो अन्य युवा राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नारा दिया पूर्ण स्वराज्य का। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। इसी के निमित्त यह निश्चय किया गया कि 26 जनवरी सन 1930 को हम सब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इसके अगले ही माह यानी फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में महात्मा गांधी के आश्रम में हुई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के सूत्रपात की सारी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंप दी गई कि आप जब चाहें जहां से चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज करें। एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के अगले खंड में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।